आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राजनीतिक दलों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कौन कौन सी राजनीतिक समस्याएं, कौन कौन सी राजनीतिक दलों के सामने समस्याएं हैं, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद से। अभी तक आपने 7 चैप्टर के 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और राज्य पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इंट्रोडक्शन क्या है राजनीतिक दलों का, उस बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 वीडियो में। फिर पार्ट 2 वीडियो में हमने जितने भी 8 राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में अलग अलग से हमने डिस्कस किया था। आज जो ये वीडियो है पार्ट 3 की, पार्ट 3 में हमने जो डिस्कस किया था वो राजनीतिक दलों की विशेषताएं थी। टोटल 17 विशेषताएं हमने डिस्कस की थी। और आज इस 4th वीडियो में हम भारत में राजनीतिक दलों की क्या समस्याएं हैं, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती है वो है उनका ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, संगठनात्मक समस्या। यानी कि आपने अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी, उसमें एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था, एक विशेषता डिस्कस की थी, वो थी कि राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन। तो उसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर हम जो है ये समस्या डिस्कस करने वाले हैं कि राजनीतिक दल संगठनात्मक समस्या से जूझ रहे हैं। राजनीतिक दल कैडर पर आधारित दलों के रूप में विकसित नहीं होते। कैडर होता है कि आप बिल्कुल छोटे स्तर पर ही समूह यूनिट बनाना शुरू कर दो कुछ महत्वपूर्ण लोगों की, जैसे गांव हैं, गांव में 5 लोगों को कैडर बना दिया। अब वो गांव में वो पॉलिटिकल पार्टी के कैडर के सदस्य होने के नाते उस गांव की समस्याओं को जानना, अपनी पार्टी तक पहुँचाना, ज़मीनी स्तर पर जो है काम करने वाले जो सिस्टम होता है उसे कैडर सिस्टम कहा जाता है। और ख़ास तौर पर जो CPI CPM है, या यूँ कह लें कि जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ है, इन आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर जो रूल करती हैं, जैसे रशिया, चाइना, ये कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स पर आधारित होती हैं पार्टियाँ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखा जाता है। अभी मैंने जैसे बताया कि जो CPI CPM है ये ज़रूर एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है। अन्यथा जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, चुनाव के समय संगठन में कार्यकर्ताओं की भर्ती शुरू कर देते हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर वो कार्यकर्ता किसी काम के रहते नहीं, बोगस सदस्य के तौर पे जाने जाते हैं। इस संगठन के अभाव में ही राजनीतिक दल सुदृढ़ नहीं हो पाते हैं कई बार। फिर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो एक और राजनीतिक दल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सामान्य काल में दल का कार्यकर्ताओं व जनता से संबंध न होना। सामान्य काल, विशेष काल कौन सा है पहले ये समझ लें, तब आपको सामान्य काल समझ में आ जाएगा। विशेष काल होता है चुनावों का काल, जिसमें उम्मीदवार, पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता से रूबरू होते हैं, आम जनता को मतों के लिए फुसलाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी विचारधाराओं को समझाकर, बताकर, अपनी घोषणाओं को बताकर जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो है विशेष काल। अब इस काल में तो एक्टिव रहते हैं कार्यकर्ता, राजनीतिक दल बहुत एक्टिव रहते हैं, उम्मीदवार बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये चुनाव हुए, इलेक्शन खत्म हुए, जो सामान्य काल चल पड़ता है, यानी जो 5 साल का लंबा समय होता है दोबारा इलेक्शन होने का, उस 5 साल में जनता के साथ कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई लिंक रहता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है राजनीतिक दलों के सामने, या यूँ कहें कि तो जनता या कार्यकर्ताओं की भी प्रॉब्लम है कि आपस में कनेक्शन नहीं रह पाता 5 साल तक। तीसरा है ठोस आर्थिक राजनीतिक विचारधाराओं पर आधारित दलों का अभाव। मैंने जो 15 पॉइंट करवाया था कि विचार सिद्धांतिक या विचारधाराओं पर आधारित नहीं है, तो वो वाला पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं। किसी भी देखो लोकतांत्रिक देश में अगर आपको मजबूत दलीय प्रणाली चाहिए तो राजनीतिक दलों का संगठन आर्थिक राजनीतिक सिद्धांतों, या फिर ये कहें कि जो उनकी मौलिक विचारधाराएं हैं उन पर बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। परंतु जो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो राजनीतिक दलों का गठन होता है वो राजनीतिक या आर्थिक सिद्धांतों की अपेक्षा, देश के विकास के सिद्धांत की अपेक्षा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन सब पर आधारित होता है। इस प्रकार की जो नैरो माइंडेड, सेल्फ कॉन्शियस वाली या सेल्फिशनेस वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ होती है, संकीर्ण स्वार्थ आधारित दलों के संगठन होते हैं,
ये राजनीति में अनैतिकता लेकर आते हैं, सिद्धांतहीनता लेकर आते हैं। इस तरह की कार्यशैली भी एक भारतीय दलीय व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आज उभर कर सामने आ रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर हम बात करें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है इंटरनल डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ये सेम पॉइंट जो है 17th पॉइंट था, 17वां पॉइंट था जो राजनीतिक दलों की जो हमने विशेषताएं की थी, करैक्टरिस्टिक्स की थी, उसमें 17वां पॉइंट था। तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जो है चैप्टर 7 की पार्ट 3 वीडियो आप उसको देख सकते हैं। फिर है नेतृत्व का संकट, ये भी जैसे 14th पॉइंट है ना, वैसा ही कुछ है, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। देखिए, राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट एक महत्वपूर्ण जो है समस्या बनकर उभर रहा है। इसमें क्या है कि राजनीतिक दलों के पास जो है नेतृत्व करने वाला और उस नेतृत्व के यानी वो जो नेतृत्व करता है, जो नेता है, वो एक टाइम पीरियड में रूल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल रखता है पार्टीज़ के ऊपर। लेकिन अगर वो नहीं रहा तो दूसरी लाइन में कौन खड़ा है, ये बहुत बड़ा अभाव देखा जाता है। परिवारवाद भी देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसे नेहरू परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे कि जैसे कांग्रेस में जैसे नेहरू परिवार है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो वही नेतृत्व बनेगा। दूसरी लाइन में कौन है, परिवार के सदस्य खड़े हैं। लेकिन आम जनता की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं कि नेतृत्व की दूसरी लाइन में खड़ा हो सके, यानी कि जो पहला है उसके बाद उसकी बारी आएगी। तो ये बहुत सारा ज़्यादा देखा गया समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, AIDMK, DMK, शिवसेना, इन सब में आप रांगपा में, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शरद पवार, तेलुगु देशम में चंद्रबाबू नायडू, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, आप इसमें देख सकते हैं कि ये नेतृत्व जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, लेकिन इनके बाद जो है आम जनता से कोई निकलकर इनका नेतृत्व संभालने वाला, इनका उत्तराधिकारी नहीं नजर आता, इनके परिवार का ही सदस्य आता है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। फिर हम बात करें पॉलिटिकल इमोरलिटी बहुत बढ़ती जा रही है राजनीतिक दलों में, राजनीतिक अनैतिकता जिसे बोलते हैं। जैसे कि दल बदल, इसका बिल्कुल एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सकता है। दल बदल क्या है, सैद्धांतिक कमी और अवसरवादिता को दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ संविधान संशोधन बनाए गए हैं, हम दल बदल वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो कितने इफ़ेक्टिव है उसके लिए गहन अध्ययन करने की और फैक्ट्स जुटाने की ज़रूरत है, जिससे पता लगता है, कुछ अध्ययनकर्ताओं ने ये जाना है कि दल बदल जो है फिर भी पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं। तो ये दल बदल राजनीतिक अनैतिकता को बहुत अधिक बढ़ाता है। फिर हम 7वें पॉइंट पे आते हैं, जातिवाद व सांप्रदायिकता की बाध्यता। ये भी मैंने जो 10वां पॉइंट करवाया था विशेषताओं में, उसी से है कि जो राजनीतिक दल हैं, दल जो है या तो जाति आधारित होते हैं या धर्म पर आधारित होते हैं, और ऐसे जो दल होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति पर और विभेदकारी विभाजन की राजनीति पर आधारित होती है, फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित होती है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सत्ता की प्राप्ति होता है। राजनीतिक दल जो है, मतलब ऐसे राजनीतिक दल जो है किसी प्रकार के भी सिद्धांतहीन समझौते करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये भी एक समस्या के सामने की तरह ही आ रहा है सामने, कि जो जातिवाद और संप्रदायवाद है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। फिर आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस पे, कि राजनीतिक दल जो हैं इन्हें कोई सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, और चुनाव देखो दिन प्रतिदिन महंगे ही होते जा रहे हैं। तो इन दलों को पैसा कहाँ से मिलता है या इनके सोर्सेज क्या है? या तो ये फिर काला धन यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना तो कोई इनकम जनरेशन का है नहीं। तो ये कई बार जो है कुछ आयोग ने जो समय समय पर बनाए गए हैं चुनाव सुधारों के लिए, उन्होंने ये कहा भी है कि सरकारें कुछ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान, ताकि वो काले धन का इस्तेमाल कम से कम करें या फिर अपना जो ब्यौरा है वो अच्छे से दें। तो इनका अपना कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से इनके ऊपर वित्तीय संकट आता है, जिससे ये जो भ्रष्टाचारी साधन है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक जो बहुत ही बड़ी समस्या भारतीय राजनीतिक दलों के सामने या भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है। फिर है विपक्षी दलों में एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी अमंग अपोजिशन पार्टीज़। 4th पॉइंट की तरह ही है ये भी, जो हमने विशेषताएं की थी वैसा ही, कि विपक्षी दलों में एकता का पूर्ण अभाव है। सभी दल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गाते रहते हैं, जिसके कारण वे जो सत्ता दल है
सत्ता दल का विकल्प प्रस्तुत करने में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ एक और जो सत्ता दल होता है, शासक दल होता है, वो बहुत अधिक सुपीरियर या तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष दल है वो निराश उदास हो जाता है, उसमें जोश की कमी होती है। ना तो वो सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसे खुद की ही कमियां इतनी ज़्यादा नज़र आती, इतनी निरक्षता उसे नज़र आती है। तो वो अपने अंदर ही घुला रहता है कि नेक्स्ट चुनाव में वो कैसे बढ़िया प्रदर्शन करे। तो उसे अपनी ही खोज खबर रखनी होती है। तो वो सत्ता दल पर क्या विजिलेंस का काम करेगा, कैसे वो रोक टोक का काम करेगा। जैसे 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 के बाद एक राजनीतिक स्थिति उभर कर आई कि लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता की मान्यता होती है उसे 55 लोकसभा सीटों की संख्या वाले को ही दी जाती है। लेकिन देखिए, बड़ी जो सबसे दूसरी बड़ी पार्टी थी उसे 44 सीटें ही मिली कांग्रेस पार्टी को, तो विपक्ष का नेता खत्म हो गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में माना जाता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो एक सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की कमजोरियां समय समय पर उजागर करता है, मीडिया के सामने लेकर आता है, आम जनता के सामने लेकर आता है और बताता है कि सरकार कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ कमियां कर रही है। तो और जो अनुचित काम होते हैं सत्ता पक्ष के, अनुचित कानून लागू कर देना होता है, जो उनको भी वो एक सतर्कता की तरह लेती है, एक विजिलेंस की तरह लेती है, उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लोगों के सामने लाने के प्रयास करती है। तो देखा गया है कि अब जब विपक्ष दल मजबूत नहीं है तो ऐसे में विपक्ष दल को ये हमेशा लगा रहता है कि वो कैसे सत्ता में दोबारा आए, वो कैसे अचीव करे सत्ता को, वो कैसे 44 सीटें आज उसे मिली है, कल को वो कैसे उनको जो है 200-400 तक पहुंचा सके। तो ये प्रयास कैसे किए जाते हैं, तो वो अपने में ही खोया रहेगा, अपने ही जो उसकी समस्याएं हैं, इंटरनल समस्याएं हैं उसके दल में, कि कैसे वो नेताओं में, कैसे उनके पार्टी के सदस्यों में जोश भरे कि वो फिर से इलेक्शंस में अपना पूरा जोश, अपना 100% झोंक दे। तो इन्हें उधेड़-बुन में लगा रहता है, तो विपक्ष की तरफ उसका, सत्ता पक्ष की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये भी एक समस्या जो है भारतीय राजनीति में एक अहम स्तर पर जो है देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 10वां, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जो है एक तरह से पतन हो रहा है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के ये पराभव या पतन ने जो दलीय व्यवस्था है उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को 44, एक दूसरा राष्ट्रीय दल जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 6, वहीं CPIM जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, उसको 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी स्थान नहीं मिला था। इससे क्या दिखाई देता है? इससे ये दिखाई देता है जो राष्ट्रीय दल हैं वो तो बहुत ही पुअर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे AIADMK को 37 सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को 34, जो कि चौथा बड़ा दल था, BJD जो कि उड़ीसा में है, बिजू जनता दल, उसको 20 सीटें, शिवसेना जो महाराष्ट्र में 18 सीटें, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम को 16 लोकसभा स्थानों पर सफलता मिली थी। इससे दिखाता है कि क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों की महत्ता बढ़ रही है, जनता जो है क्षेत्रीय दलों में बहुत विश्वास कर रही है, ना कि राष्ट्रीय पार्टियों में। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो रिजल्ट निकल कर आए, निश्चित ही यहाँ राष्ट्रीय दलों का जो है पतन होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की अपेक्षा जो क्षेत्रवाद है उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसके लिए कतई शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर 11वां पॉइंट जो जनता में बढ़ता असंतोष। भारतीय लोकतंत्र देखिए जनता की मूलभूत समस्या गरीबों को दूर करने में पूरी तरह सफल रही है। इसके साथ भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, बढ़ रहा है। खासतौर पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसे तो राजनीतिक एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। इन कारणों से जनता में राजनीतिक दलों के प्रति बहुत अधिक असंतोष बढ़ रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि इतिहास में कभी भी रेवोल्यूशन हुई है तो वो मोस्टली किस वजह से हुई है? राजनीतिक असंतोष की वजह से हुई। यानी कि जो राजनीति सत्ता के केंद्र है, जो शासन के केंद्र है, जो दल हैं, इन्होंने वैसा परफॉर्म करके नहीं दिखाया जैसा जनता उम्मीद करती थी उनसे। तो ऐसे
राजनीति में रेवोल्यूशन होती हुई दिखी है, तो ये भी एक पक्ष देखा गया है। तो ये 11 पॉइंट जो है भारतीय राजनीतिक समस्याओं को दिखाते हैं। इसी से आपका जो चैप्टर 7 है यूनिट 3 का वो ख़त्म हो जाता है। और बाकी आप जो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो देख लें। अंडरलाइन पेज भी आपको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।